नमस्कार दर्शकों, कोना मनका में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमारी आज की अतिथि बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आप झारखंड के डीएवी सेंट जेवियर हाई स्कूल एवं तक्षशिला में प्राचार्य के पद पर कार्य कर चुकी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान आप सीबीएसई की ओर से सीटीईटी परीक्षा में रांची जोन की हेड रह चुकी हैं। आपने 6 राज्यों में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया है और साथ ही साथ अपनी कलम को आसमान भी। विद्यार्थियों के चारित्रिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए आप निरंतर प्रतिबद्ध हैं। एनसीईआरटी की आप रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हैं और वर्तमान में आप यूनिट ऑफ सीबीएसई छत्तीसगढ़ में प्राचार्य के पद पर कार्य कर रही हैं। योगिता जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे मंच कोना मनका में। नमस्कार सुमित। योगिता जी, हमारा पहला प्रश्न है कि आप प्राणी शास्त्र में आपने एमएससी किया, पीएचडी की, फिर हिंदी साहित्य में रुझान कैसे हुआ? बड़ी ही दिलचस्प यात्रा है और बहुत ब्लेस्ड जर्नी में इसको मानती हूँ। एक कहा जाता है ना कि मतलब आपका जन्म से ही आपकी यात्रा तय हो जाती है। तो ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पिता भी लेखक थे, स्वर्गीय श्री मोहनलाल वाजपेयी जी, और एक सफल उद्यमी होते हुए कृषक भी थे वो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में वो लिखते जरूर थे। तो किताबें वगैरह अपना लेकर के बैठते थे। उनके साथ मेरी आदत हो गई और धीरे धीरे वो घर में एक छोटी बच्ची है जो चपल है, थोड़ा तो चंचल भी है, तो वो कुछ लिखते थे और बोलते थे चलो इसको सुनो, फिर बोलते थे इसको तुम पढ़ के सुनाओ। तो धीरे धीरे वो मुझे अपनी काव्य गोष्ठी में ले जाने लगे। अब वो बात वहां से ऐसी बनी कि मैं आपको मतलब बड़े फक्र के साथ बता सकती हूँ कि मैं जब केवल 9 बरस की थी, मतलब कक्षा 5 में ही रही होंगी उस समय, मेरी नवभारत में पहली कविता छप गई। और जो संपादक साहब थे नवभारत के, उस समय नागपुर से वो प्रकाशित हुआ करती थी, वो जो नवभारत अखबार था, तो उन्होंने बकायदा मेरा नाम लिखते हुए एक पत्र लिखा कि और तुम कभी पीछे मत मुड़ के देखना और तुम्हारी कलम में बड़ी ताकत है और मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। और पता नहीं उनका आशीष था या पिता का प्रेम था या मेरी अपनी साधना थी कि ये बात कभी रुकी नहीं, ये चलती रही। और प्राणी शास्त्र से तो मेरा अपना व्यावसायिक लगाव रहा, तो मतलब ऐसा लगाव रहा कि मैंने नीट में अपनी दखल दी और इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के साथ मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट के साथ मैंने पीएचडी की। और आज मतलब अच्छा लगता है ये बोलते हुए कि सैकड़ों बच्चे मेरे पढ़ाए हुए आज चिकित्सक बन चुके हैं और देश की सेवा कर रहे हैं और बड़े एथिक्स के साथ। दे आर ऑल मतलब डॉक्टर्स विथ एथिक्स। तो जो एक मेडिकल प्रोफेशन का जो एथिक्स है वो भी उनको सिखाने में बहुत मदद मिली मुझे। अच्छा, ये जो एथिक्स आया तो वो उसके पीछे क्या था कि हमारी आजी थी, अब उनको रामायण गीता ही समझ आती थी और उनको मतलब बहुत उस पर वो समर्पित थी। तो उन्होंने मेरा जो प्रवेश था वो दिलवा दिया कम उम्र में ही रामायण की विशारद में। गीता प्रेस गोरखपुर से कक्षाओं का एक दौर चलता था। तो आप को मतलब बताते हुए मुझे फिर से हर्ष हो रहा है कि मैं भारत की सबसे कम उम्र की बच्ची थी जिसको गीता प्रेस गोरखपुर ने 8वीं कक्षा आते आते वो 8 साल की विशारद कंप्लीट कर ली। तो वो जो रामायण का जो साहित्य, जो तुलसीदास जी का साथ और जो मर्म, जो सीता और उसके पात्रों का, रामायण के अन्य पात्रों का जो मर्म था, वो मैंने इतने कोमल और पवित्र मन से देखा और जिया कि जिंदगी बन गई। रामायण में विशारद किया, ये बहुत अच्छी बात है। आपने अभी जिक्र किया कि 9 साल की उम्र में आपकी कविता प्रकाशित हो चुकी थी। जी। और संपादक ने आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दी। क्या वो कविता आपको याद है? मतलब अतुकांत कविता थी, पर मुझे कुछ पंक्तियां उसकी याद हैं
एक भिखारी भी मैंने लिखी थी, एक भिखारन माँ थी, और उनको किसी ने, उनका जो कटोरा था उसको किसी ने धक्का दे दिया था, तो उस पे उस कविता में उस घटना का जिक्र था। तो उसकी कुछ पंक्तियां जो मुझे याद हैं अभी, कि अ, अच्छा किया, अच्छा किया तूने जो मुझे ही धक्का दिया बेटा, अच्छा किया तूने जो मुझे ही धक्का दिया बेटा, अगर ये कटोरा लुढ़क जाता तो जलते दिए का मानो सारा तेल उड़ल जाता, जलते दिए का मानो सारा तेल उड़ल जाता। तो फातिमा, ये दो तीन पंक्तियां बहुत ही तो अच्छी वो सोच। बाल मन और जो चित्रण हो सका था उस समय। और छंद वगैरह तो उस समय ज्ञान नहीं था। हालांकि दोहे चौपाई से मैं परिचित थी बचपन से, क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण तो उसी में लिखी हुई है। मैंने पत्रिका, दोहावली, इन सब से परिचय था मेरा। पर मैं उस पे सृजन नहीं कर पा रही थी उस कच्ची उम्र में। लेकिन बाद में ये उत्कंठा बढ़ती चली गई और सीख लिया। आप बहुत अच्छा लिखती हैं और हम नियमित आपके पाठक हैं और आपको पढ़ते हैं, और आपका ये सृजन चलता रहे, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप कई स्कूल और कॉलेज में प्राचार्य के पद पर जी कार्य कर चुकी हैं और कर जी रही, है ना? जी आप यूपीएससी की ओर से सीटीईटी परीक्षा की हेड भी रह चुकी हैं। जी इस जी दौरान में आपने अपने लेखन के लिए समय कैसे निकाला? क्योंकि इतना विद्यार्थी के लिए समय और अपना काम और उसके पश्चात फिर लेखन जी कैसे जारी जी। रहा? आ, सुमन जी, हम सब जानते हैं जहाँ चाह है वहां राह है। तो ये चाह हमेशा रही। और एक मैंने इस सृजन का जो एक सीक्रेट है, जो इसकी गूढ़, इसका जो रहस्य है वो ये है कि इसमें निरंतरता आवश्यक है। पूरी प्रकृति मांगती है निरंतरता को। यदि सूर्य भी रोज ना निकले तो हम भूल जाएंगे कि वो सूर्य है। तो बस ये मैंने सीखा अपने जीवन में अपने गुरुओं से, और उन सबको मैं पुनः नमन करती हूँ कि निरंतरता बनाए रखिए। और आपकी जो हॉबीज हैं, एक बहुत छोटी सी बात है, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि दिल तो बच्चा है, और बच्चा जो है वो बड़ा सच्चा रहता है। वो खेलना चाहता है, वो सृजन करना चाहता है, वो तरह तरह की चीजें सीखना चाहता है, जिज्ञासु होता है। तो ये अपने अंदर के अगर जिज्ञासु बच्चे को हम जिंदा रखते हैं, तो हमारी हॉबीज अपने आप जो है वो नर्चर होती रहती है। और उन्हीं में से एक ये हॉबी है। जैसे मैंने देखा कि मैं कुछ कूचियां भी चलाती हूँ कभी कभी। तो कुछ ऐसा हुआ कि जीवन में मैं प्रदर्शनी भी लगा सकी अपनी पेंटिंग्स की, लिखने लगी तो किताबें भी छपने लगी। और मुझे कुछ मतलब ऐसा था हमेशा कि मोटिवेशनल स्पीच का या कुछ ऐसा रेडियो दूरदर्शन से बड़ा एक लगाव रहा था, मीडिया से। तो मैं अच्छी श्रोता रही, अच्छी दर्शक रही। तो मैंने यूं ही एक बार ऑडिशन निकला, जमशेदपुर रेडियो स्टेशन की बात है, और वहां पर मैंने ऑडिशन भर दिया। और 5 साल तक मैं उद्घोषिका के पद पर काम की, मैंने और पढ़ा। बड़ा अच्छा वो सफर रहा। दूरदर्शन में भी अनुभव रहा। तो मतलब ये किया कि मैंने अपने जीवन को अपनी हॉबीज के साथ हमेशा जोड़ के रखा, और जीवन से हमेशा मैं जुड़ी रही। तो बाकी जो परेशानियां आई भी, वो जी तो हर जीवन का एक हिस्सा है। तो वो आई भी तो बड़ी सहजता के साथ वो निकलती गई। तो जी ये बड़ा एक रहा कि मैंने अपनी हॉबीज को नर्चर करने की ठान ली थी। और मैं आज रोज लिखती हूँ, रोज लिखती हूँ, और उससे ही दिन की शुरुआत करती जी। आप निसंदेह बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आपने सीबीएसई की हूँ। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी कर दिया था जी 6 राज्यों में। बहुत बड़ी जी, बात। 6 राज्य। हाँ, जी जी बहुत बड़ी बात है कि साहित्य सृजन और काम के साथ साथ आप खेल कूद में भी विद्यार्थियों के लिए उतना ही करती रही, साथ ही साथ एनसीईआरटी की रिकॉग्नाइज पर्सन भी हैं। जी जी सब कुछ कर पाना और अपनी इतनी हिंदी की विविध विधाओं में रचना की, जी जी जी। कैसे आपने अ, समय को व्यतीत किया? जी सुमन जी, सवाल आपका बहुत सही है।
लेकिन कर पाना इसको उतना कठिन इसलिए नहीं लगा कि एक हमारे अंदर एक बात चलती रहती है कि अगर हम वो कहते हैं ना, वो हिंदी सिनेमा का एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग है, यदि तुम किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसकी मदद करती पाने में। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ। और मैं बताऊं, मतलब मेरे साथ भाग्य ने इतना बड़ा साथ दिया कि मेरी मुलाकात बड़े दिग्गजों से होती रही और मैं उनके साथ काम करती रही। जैसे आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर एस सी वर्मा, जयंत विष्णु नार्लिकर साहब और उनकी पत्नी मिसेस नार्लिकर, मतलब इन सबके साथ काम कर पाना। और उनको, वो अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया है, वो अपने आप में एक चलते हुए ग्रह हैं। मतलब दे कीप ऑन मूविंग 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 एंड नो कोलैप्स, नो कोलाइड, नथिंग। दे नो देयर ओन फिक्स्ड ऑर्बिट। तो जब इनके साथ मैंने कुछ समय बिताया और इनको काम करते हुए देखा, ये एनसीईआरटी के दौरान की बात है, तो तब मुझे लगा कि कितनी सादगी के साथ ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मतलब पूरे देश की मैं बता दूं, आज एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो एक रिसर्च बुक है। दे आर नॉट द टेक्स्ट बुक्स, दे आर द रिसर्च बुक्स। और उनपे एक एक कॉमा, पंक्चुएशन से लेके टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पे काम कर पाना बहुत बड़ी बात है। तो भाग्य ने साथ दिया, ईश्वर की कृपा रही, गुरुजनों का आशीष रहा और परिवार का साथ रहा कि ये मुकाम पूरा हो सका और मैं एक सुखद यात्रा का अनुभव कर सकी। साथ ही साथ आपका कड़ा परिश्रम। एक चेतना रही, ये एक दृढ़ शक्ति रही जो साथ निभा गई आपका। और ये अपने आप में एक मिसाल है। योगिता जी, आप अभी भी साहित्य साधना कर रही हैं और आपने हिंदी की विविध विधाओं में लिखा है। आपकी कई पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी। अपनी रचनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। एक्चुअली जो रचनाएं होती हैं, जब भी हम लिखते हैं तो वो हमारे जीवन के आसपास होती है, जीवन के करीब होती है। मतलब इतने करीब होती हैं कि मैं आपको एक सुखद अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मेरा एक खंडकाव्य है, माधव मंथन। तो अंदर का जो एक शिक्षाविद है, जो एक शिक्षक है, जो एक चिंतक है, जो मंथन करता है, उसने ज्ञान और प्रेम में माधव और उद्धव के जो साक्षात्कार रहे, तो उसका अध्ययन पहले मैंने किया। फिर मैंने देखा कि युवाओं में आज क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि एक आईआईटीएन सडनली टर्न कर लेता है और एक टर्निंग पॉइंट आता है कि वो चिप्स का बड़ी फैक्ट्री खोल करके उसका प्रोड्यूसर बन जाता है। तो ये बात उसने पहले से नहीं सोची थी, बड़ी कड़ी मेहनत की, बहुत सफल यात्रा की, आईआईटीएन बन गया और उस मुकाम पे जाकर के उसने ये निर्णय लिया कि नहीं, नाउ माय इकोनॉमिक प्रोग्रेस लाइज इन द चिप्स फैक्ट्री। तो ये ऐसे तमाम उदाहरण आए और मैं इनसे हर रोज दो चार होती थी कि विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं स्थिरता नहीं दिख रही, या इसके उलट अगर आप देखें तो कभी कभी विद्यार्थी बहुत कुशाग्र होते हैं लेकिन हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव स्टेट में होते हैं, तो परिवार के लिए उनको संभालना मुश्किल होता है, टीचर्स क्लास में नहीं संभाल पाते हैं। तो एक गहन अध्ययन के बाद मैंने देखा कि आखिर ज्ञान और जो प्रेम भाव है वो कहाँ कैसे अलग हो गया है और क्या हो रहा है। आखिर कृष्ण ने कैसे उद्धव तो क्योंकि ब्रह्मज्ञानी थे, उद्धव ब्रह्मज्ञानी थे, हम सबको पता है। और उस
जमाने से लेके आज तक उद्धव की तरह ब्रह्मास्त्र किसी ने आज तक फेंका नहीं है, शास्त्रों के ज्ञान की बात यदि आती है तो उद्धव को बड़ी विधाएं थी, आती थी, और वो बड़े माहिर थे, तो उनके ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। तो उद्धव ने, जब माधव आए मथुरा में, तो उद्धव ने कहा कि तुम हमेशा विचलित रहते हो, तुमको ज्ञान चाहिए, तुमको ज्ञान लेना होगा। और वो तो माधव तो स्वयं ब्रह्म थे, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने उद्धव को भेजा, और फिर गोपिकाओं ने उद्धव को एक जो पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ा करके जो भेजा, तो उद्धव को समझ आ गया कि ज्ञान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अहंकार उसका एक बाई प्रोडक्ट हो जाता है। और यहीं से मैंने अपनी शिक्षा शास्त्र में बात पकड़ी कि यस, दिस इज व्हाट हैपनिंग। जो बच्चे कुशाग्र हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहस करते चले जा रहे हैं, तर्कों की दुनिया में उलझते चले जा रहे हैं, और जो जीवन का सौंदर्य है उनसे वो बिछड़ता चला जा रहा है। तो इसमें फिर मैंने खंडकाव्य की रचना की, और इस रचना के साथ ही देखिए, इसका यूजीसी ने इस रचना को, इस खंडकाव्य को आमंत्रित किया, इस पे उन्होंने अपना एक शोध किया। फिर इस्कॉन वृंदावन से उन्होंने कॉल किया, और इसका विमोचन भी वृंदावन में ही हुआ। वाह। और इसके एक एक छंद, इसके एक एक छंद, इसमें 7 सर्ग हैं, और एक एक छंद मैंने जैसे कृष्ण के साथ बैठ के लिखे हैं। अगर मैंने उसमें लिखा है कि कृष्ण ऐसे दिख रहे हैं, तो मैंने कृष्ण को देख करके लिखा, मुझे ऐसा लगने लगा। तो ये जो डूबना है, ये साहित्य का सौंदर्य है, और तभी उसका सृजन हो पाता है। और उसके बाद उसमें से फिर जो शिक्षा शास्त्र में मैंने बात निकाली कि नहीं, वी हैव टू कम आउट विद द इमोशनल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन एज वेल, तभी जा करके हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन बैलेंस रहेगा। केवल आईक्यू को, केवल आईक्यू को हम तवज्जो दे रहे हैं, उसकी बौद्धिक क्षमता को हम तवज्जो दे रहे हैं, तो एक बच्चा संतुलन नहीं बिठा पा रहा है अपने जीवन में। उसकी भावनाओं को और उसके अध्यात्म को भी संतुलित करना है। और बड़ी मजे की बात है, मतलब ये इत्तेफाक है कि ये आपने इतना सुंदर प्रश्न किया कि ये विषय निकल गया। जो एनईपी हो रहा है अभी, एनईपी 2020, जिसपे इतनी चर्चा हो रही है, मैं बता दूं, मतलब उसका सार तत्व ही यही है, तैत्तिरीय उपनिषद पे वो बिठा हुआ है। इट इज बेस्ड ऑन तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद अब कहां से आया है, तो वो आया है यजुर्वेद से, और ये मॉड्यूल ऑफ शिक्षा है, मॉड्यूल ऑफ एजुकेशन है। ये पूरा, मतलब पूरा का पूरा, ये एक एपिटोम ऑफ एजुकेशन है तैत्तिरीय उपनिषद। उसमें वो बोलता है कि पंचकोश जो है, उसको यदि हमने स्थापित कर लिया, तो हम अपने देश को बचा सकते हैं, अपनी पूरी जनरेशन को बचा सकते हैं। और इसका निर्माण आप समझिए कि 8 वर्ष की उम्र तक ये कर लेना है इसका। और मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि 80% एनाटॉमी एंड इट्स एफिशिएंसी इज डिसाइडेड विद इन 8 years ऑफ द लाइफ। और ये 8 साल कहाँ निकलते हैं, समझिए कि ये 8 साल स्कूल में ही निकलते हैं, क्योंकि आज हर बच्चा तीसरे वर्ष से तो स्कूल में चला आ रहा है। तो मैंने अपने आप को इतना भाग्यशाली माना कि देखिए, मतलब ईश्वर ने क्या दिया मेरे हाथ में। 3 वर्ष से 8 वर्ष तक, मतलब महत्वपूर्ण 5 साल हम उस बच्चे का निर्माण कर रहे हैं। तो ये पंचकोशा से कनेक्ट करते हुए मैंने एक अध्यात्म और शिक्षा को लेकर के एक खंडकाव्य की रचना की, जिसका नाम है माधव मंथन। हाँ, तो और ये एक सुखद यात्रा बन जाती है। आपने गजल संग्रह भी लिखा, और जी जी कई रचनाएं साझा संकलनों में जी, प्रकाशित, गद्य भी, जी गद्य भी लिखा, गद्य संग्रह। हाँ, तो बहुत जी अच्छा जी लगता है कि आप इतना कुछ कर रही हैं, और वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ में यूनिट ऑफ सीबीएसई के स्कूल में प्राचार्य के पद पर हैं। स्कूल में, जी आज भी आप अपने काम के साथ अपनी सृजनात्मक क्षमता को उतना ही विस्तार दे रही हैं, और जी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की ओर भी आप ध्यान दे रही हैं कि कैसे जी जी को अध्यात्म, शिक्षा और विज्ञान के साथ उनको तालमेल करके, संतुलन के साथ उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। पर युवा जी कहीं ना कहीं अपने पैशन को अपनी जरूरत के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। वो जी अपनी
हाँ, अगर वो कहीं ना कहीं जॉब उसको मिल गई है, पैसों की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, तो उसका पैशन कहीं ना कहीं छूट रहा है। और जी, वो, हाँ, वो चाह करके भी नहीं कर पा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि वो समय को ठीक से नियोजित नहीं कर पा रहा है, या अपने नियोजित नहीं कर पाते। अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे जी युवाओं के लिए भी आप कोई संदेश दीजिए। जी, मेरा एक ही संदेश है सभी युवाओं को कि सबसे बड़ा काम और सबसे छोटा, मतलब सबसे सिंपल काम जो है वो है वॉच योर ब्रीदिंग। बस अपनी ब्रीदिंग को आप वॉच करिए, बाकी सारी चीजें युवाओं के अंदर मौजूद है। होता क्या है, जैसे हमने कोई ऊर्जा का एक स्रोत बना के रखा और उसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, चैनलाइज नहीं कर रहे। जैसे हमने स्टोव ऑन कर दिया, अब वो गैस जल रही है पर हम उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो गैस पे जो फ्यूल है, जो उसका जो सोर्स है, जो ईंधन है, वो अपना काम कर रहा है पर आप उसको उपयोग नहीं कर पा रहे। और उपयोग करने के लिए कई तरीके, जैसे या तो आप उस पर कुकिंग करिए या आप उसको कहीं चैनलाइज करिए। तो ऐसे ही युवाओं के अंदर अदम्य ऊर्जा है, स्रोत है, बिल्कुल वो है। अब उसको चैनलाइज हम कैसे करें? तो एक ही उसका तरीका है, वो है वॉच योर ब्रीदिंग। बहुत ही शॉर्टकट, मतलब शॉर्टेस्ट कहना चाहिए। अब वॉच योर ब्रीदिंग में क्या करना है भाई? कोई कमाल नहीं करना है। सभी युवाओं को मेरा संदेश है, आपको जब याद पड़ता है आप तब बस इतना याद रखें, आप कब सांस अंदर ले रहे हैं और कब सांस बाहर ले रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूं कि आपने अगर 3 दिन इस पे मास्टरी कर ली, आप ध्यान रखिए कि आप कब अंदर ले रहे हैं, कब बाहर ले रहे हैं, बस इतने से आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, वैचारिक शक्ति बढ़ जाएगी। और जैसे ही आपके विचार संतुलित हो जाएंगे, आपके क्रियाकलाप भी संतुलित हो जाएंगे। एजुकेशन इज नथिंग, education is simply the transformation of the behavior. And behavior is what? Behavior is nothing but the product of your thinking power. हम जो सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं, और जो हम करते हैं बस वैसा ही हम अपने व्यक्तित्व में गढ़ते हैं। तो ये बहुत सीधी सीधी बात है, बहुत सीधी यात्रा है। अपनी सांसों पे काम करिए, और सांसों पे काम करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग जप बताएंगे, कुछ माला जपने बताएंगे, कुछ नाम जप बताएंगे, पर आपको जो लगता है वो करिए। और बेसिक काम यही है कि वॉच योर ब्रीदिंग। सभी युवाओं से मेरा एक ही कहना चाहिए, निवेदन है कि आप कब सांस अंदर ले रहे हैं, कब सांस बाहर ले रहे हैं, बस इतना करना सीख जाएं यदि वो, तो बहुत कुछ ऊर्जा संरक्षित और संवर्धित होने लगेगी, और हमारा देश युवाओं का एक बड़ा ऊर्जावान पुलिंदा बन करके उभर जाएगा, जो हम सबकी कामना है। जिस जगह पर है वहां से ही इसको शुरू कर सकता है, ये बात जी आपने जी। बताई। लेकिन अब हम आपको ऐसे तो जाने दे नहीं सकते। आपने रचनाएं लिखी हैं, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए। अच्छा कोई भी जी, अपनी तो रचना जो आपके दिल के करीब हो, वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। आ, मेरा खंडकाव्य जिस पे एक बड़ा अनुसंधान मैंने किया था उद्धव और माधव पे, तो उसके कुछ छंद मैं आपको सुनाती हूँ। और ये छंद उस समय के हैं जब उद्धव वापस आ गए हैं मथुरा में, और कृष्ण को मतलब बिल्कुल निहार रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो तो बीड़ा लेके गए थे कि वो गोपिकाओं को ज्ञान का पाठ पढ़ा के आएंगे, और वो स्वयं परिवर्तित होकर ट्रांसफॉर्म होके चले आए। तो बस उसके कुछ छंद हैं। उद्धव का रथ मथुरा पहुंचा, मन में हलचल होती, जगमग जगमग नगर दिखे है जैसे चमके मोती। मन मंदिर में झांके उद्धव, प्रभु है जिसमें बरसते, प्रेम पंत में पुष्प नयन के कान्हा को अब तकते। अब उनका कान्हा को देखने का नजरिया बदल गया है। खड़े द्वार पे कान्हा दिखते, मंद मंद मुस्काए, बड़े दिनों के बाद सखा है ब्रज से वापस आए। शीश नवा के उद्धव मिलते, आंसू झरझर बहते, नटनागर तू छलिया है रे, केशव से फिर कहते। आज सखा, और जैसे उन्होंने छलिया कहा, क्योंकि ये छलिया तो केवल गोपिकाएं उन्हें कहती थी,
जैसे उन्होंने छलिया कहा तो केशव ने माधव ने अपना एक रिएक्शन दिया, आज सखा तुम पूर्ण हुए हो प्रेम भाव से भर के, गले लगा के कहते कान्हा आंखों को नम करके, ब्रज ने अपना काम किया है नेह तीर से सींचा, नेह नीर से सींचा, बाह्य जगत में भटक रहे थे तुमको भीतर खींचा। यही ज्ञान जो है, ये मेरा एक संदेश है विद्यार्थियों के लिए, जो ज्ञान है वो हमको बाहरी जगत में भटकाता है। यदि हम अंदर से अपने को संतुलित कर लें तो बात बन जाती है। द्वार मोक्ष का सा खुलता जब पुष्प प्रेम का खिलता, निराकार साकार रूप में ब्रह्म हृदय में खिलता, उगता प्रेम नहीं जिस उर में उसको मृत समझानो, प्रेम बिना जीवन को उधो बंजर मिट्टी मानो। कृष्ण कह रहे देखो ब्रज ने मुझे प्रेम से पाया, ज्ञानहीन पर निश्चल जीवन मेरे मन को भाया, है संबंध प्रेम का पावन स्वार्थ सभी खो जाते, मुझको अपने वश में करके सहज समाधि पाए। वास्तव में मेरा ये संदेश बहुत सुंदर। बच्चों को ये बताने ये का। पद हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें था कि गोपिकाएं उद्धव को अपने वाक हाँ चातुर्य हाँ हाँ से परास्त कर देती हैं, है ना? तो बहुत सुंदर। आप योगिता जी इसी तरह से लिखती रहें और विद्यार्थियों का कहना चाहिए ज्ञान संवर्धन करती रहें। आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि बहुत बहुत। आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल के लिए निकाला और साथ ही साथ अपनी अमूल जानकारी, अनमोल जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। पुनः आप आभार आपका।